नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। मैं हूं लालचंद्र सिंह। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन तो हो गया। वहां पर नई सरकार के गठन के बाद भी अल्पसंख्यकों पर और खास तौर पर हिंदुओं पर हमले से जुड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि नई सरकार के प्रमुख जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमले रुकने चाहिए, और आज तो एक बड़े अधिकारी ने इस चीज के लिए अफसोस भी जाहिर किया है, माफी मांगी है कि वो हमले को रोकने में नाकाम रहे। लेकिन इस बीच हो क्या रहा है वहां पर? हो तो ये रहा है कि जो मुक्ति वाहिनी का जो वहां पर स्मारक था, अब उसको भी नुकसान पहुंचा दिया है कट्टरपंथियों ने। यानी कि वहां पर हमले रुक नहीं रहे हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों पर और खास तौर पर हिंदुओं पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन कम से कम वहां के सरकार के प्रमुख और बड़े अधिकारी के अंदर वो अपराध बोध दिखाई पड़ रहा है जिसका वो इजहार कर रहे हैं। लेकिन यह तो हुई बांग्लादेश की बात। अपने यहां क्या हो रहा है? भारत में क्या हो रहा है? भारत में जिस समय की सभी को एक सुर में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, वहां पर सुर ताल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यह हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें यहां पर सुनने को मिल रही हैं। इस समय सभी को बात करनी चाहिए थी एक सुर से कि वहां पर हिंदुओं पर हमले को रोका जाए। एक सुर में यह आवाज यहां से जानी चाहिए। लेकिन आवाज सुनाई पड़ रही है हिंडनबर्ग पर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। आवाज सुनाई पड़ रही है SC ST आरक्षण के उपवर्ग पर। लेकिन जो हिंदुओं पर हमले का मुद्दा है उसमें सब खामोश हैं। तो जब उस पर सब खामोश हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है पूछने का कि क्यों है यह खामोशी, और क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को उछालकर, क्योंकि हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट का क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में वो हम सबने देखा है। और SC ST आरक्षण के उपवर्ग की बात कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह ऑब्जर्वेशन है, हम इस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बात खत्म। लेकिन उसके बावजूद हिंडनबर्ग की यह दूसरी रिपोर्ट पर हंगामा बवाल, SC ST आरक्षण के उपवर्ग वाले मामले पर हंगामा बवाल। लेकिन वहां जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसमें ज्यादातर दलित हैं। तो सवाल यह है कि सामाजिक न्याय की अक्सर बात करने वाले कहां हैं? क्यों नहीं उनका मुंह खुल रहा है? क्यों नहीं वो उनके मुंह से एक शब्द भी निकल रहा है? आज 5 की पंचायत में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले जरा आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश में एक बड़े अधिकारी ने किस तरह से इस बात को कबूल किया है और उन्होंने एक तरह से माफी मांगी है कि वो हिंदुओं पर हमले को रोकने में नाकाम रहे। पहले सुनिए उनको। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটার হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তো ফিরে আসবে। तो ये आपने सुना वहां के बड़े अधिकारी M सखावत हुसैन को, जो माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। लेकिन ये तो बात हुई कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अब जरा देखिए कि इस पूरे मामले पर भारत में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, आ भी रही है या नहीं आ रही है, चुप्पी है या क्या कुछ दूसरे मामलों पर प्रतिक्रिया आ रही है। जरा पहले यहां की प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए।
हिंदू बड़ी संख्या में हैं। अल्पसंख्यक रहते उनके अधिकार हैं, उनके मंदिर हैं, उनके पूजा स्थल हैं। तो हम भी चाहते हैं हिंदू सुरक्षित रहें, तो ये प्रधानमंत्री के लेवल से बताया गया है। लेकिन वहां हिंदुओं के इस पीड़ा पर हिंदुस्तान में खामोशी क्यों है? जो रोज सवाल पूछते हैं, हाँ? विपक्ष, इंडिया गठबंधन, उनके नेता राहुल गांधी, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। एक शब्द का मतलब एक शब्द नहीं। देश के अंदर या विदेशों में कोई भी घटना होती है तो कभी कोई कैंडल मार्च निकालते हैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता, कभी जो है उनके लिए बयान जारी करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, शोक प्रकट करते हैं, समर्थन देते हैं, कभी विरोध करते हैं। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के साथ बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ तमाम प्रकार का अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, सड़कों पर वो आ रहे हैं, उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, एक त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रतिपक्ष के एक नेता ने भी अभी तक न कोई बयान जारी किया, न ही कोई जो कैंडल मार्च निकालने वाली टोली है वो टोली भी गायब है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस जो परिवार है, उन्होंने गाजा के लिए कितना बार ट्वीट किया है? लास्ट 2-3 महीना में आप देखें, गाजा के लिए ट्वीट करना, गाजा का अल्पसंख्यकों के लिए धरना प्रदर्शन करना, अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया। स्टैंड मजबूती से लेना चाहिए और इनको डटकर खड़े होना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए कि अत्याचार अन्याय न हो, और इस तरह की अगर चीजें होंगी तो फिर सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अभी आई है, ये रिपोर्ट जो तथ्य को सामने रखे हैं, जो डिटेल्स को सामने रखे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक घोटाला का यहाँ पर्दाफाश हुआ है। उसमें जो जांच करने वाले सेबी हैं, वो सेबी के चेयरपर्सन जब इस संदेह के घेरे में आ गए हैं, तो निश्चित रूप पर जो पूरा जांच अडानी के बारे में हुआ था, वो साबित हो गया है कि ये जांच की कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं। क्या हिस्सेदारी है इनकी अडानी की कंपनी में, क्या हिस्सेदारी है इनकी माधवी के साथ में, क्या इंटरेस्ट है? महेश जेठमलानी बेहतर हो इस पर बात करें, क्यों वो संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं? हमारा तो कहना है कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो जेपीसी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हिंडनबर्ग के खिलाफ एफआईआर हो। क्या भारत सरकार को इसका अंदेशा था कि इनकी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की ऑफशोर कंपनीज में है? अगर इसकी जानकारी थी तो इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया सेबी का? और अगर नहीं थी तो क्या कर रहे हैं सरकार में बैठकर? इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको इतना ही नहीं मालूम पड़ता है तो ये प्रतिक्रिया आपने सुन ली। आपको इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के बारे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के शब्द सुनाई पड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया को ढूंढने की कोशिश नहीं की, बहुत की, लेकिन वो दूसरे मुद्दों पर बोल रहे हैं, हिंडनबर्ग पर बोल रहे हैं, SC/ST आरक्षण उपवर्ग पर बोल रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। तो इसीलिए आज हम 5 की पंचायत में विशेष रूप से 5 प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो 5 प्रश्न कौन से हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहला सवाल कि नई सरकार बनने के बाद भी बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे हैं हिंदुओं पर हमले? सबसे पहला सवाल आज हमारा यही है कि क्यों नहीं वहां पर, आपने वहां के अधिकारियों की बात भी सुनी और वो माफी मांग रहे हैं, लेकिन हमले रुक नहीं रहे। तो सवाल नंबर 1 आज का यही है, पहला सवाल। और इसके बाद 5 की पंचायत में आज का दूसरा सवाल जो है, सवाल नंबर 2 कि भारत में विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मामले पर क्यों साध रखी है चुप्पी? यह बड़ा सवाल है कि उनकी चुप्पी की वजह क्या है, क्योंकि बाकी मुद्दों पर मुंह खोल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं।
तो सवाल नंबर 2 यही है। इसके बाद सवाल नंबर 3 कि ध्यान भटकाने के लिए हिंडनबर्ग पर हल्ला मचा रहे हैं क्या? क्योंकि पहली रिपोर्ट का क्या हुआ था हमने देखा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई मेरिट नहीं पाई। तो क्या हिंडनबर्ग पर हल्ला बांग्लादेश पर बोलना ना पड़े, इसके लिए ध्यान भटकाने के लिए है क्या? और इसके बाद सवाल नंबर 4 कि दलित हिंदुओं के उत्पीड़न पर भी क्यों नहीं मुंह खुल रहा है? जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वो दलित हिंदुओं के उत्पीड़न पर भी नहीं बोल रहे हैं। बोलना तो किसी के भी उत्पीड़न पर चाहिए। तो सवाल नंबर 4 यही है कि क्या दलित हिंदुओं के उत्पीड़न पर भी मुंह नहीं खुल रहा? और आज का सवाल नंबर 5 की पंचायत में प्रश्न नंबर 5 कि हिंदुओं से हमदर्दी में यह कोताही क्यों दिखाई पड़ रही है? क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? किस वजह से ऐसा हो रहा है? इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे, इन्हीं प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज खासतौर पर 5 की पंचायत में पंचायत करने के लिए प्रदीप भंडारी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी आपका इस पंचायत में। साथ में हमारे साथ हरनाम सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत हरनाम सिंह जी। साथ में अतिकुर रहमान साहब, रिसर्च इस्लामिक स्टडीज के रिसर्चर। बहुत बहुत स्वागत, इस्लामिक स्कॉलर हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत समीर चौगांवकर जी आपका भी। मैं सबसे पहले इसको ये आज की पंचायत में ये जो मैंने 5 प्रश्न उठाए हैं, इन 5 प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न पर आता हूं। और पहला प्रश्न क्या है कि बांग्लादेश में नई सरकार बन गई, वहां पर अपराध बोध है, माफी मांग रहे हैं, लेकिन हमले नहीं रुक रहे हैं। इस सवाल को लेकर के सबसे पहले मैं चलता हूं अतिकुर रहमान साहब। अतिकुर रहमान साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि वहां पर निजाम बदल चुका, वहां पर मोहम्मद यूनुस वो सत्ता संभाल चुके हैं, उसके बाद भी वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं। ये कौन सी मानसिकता है अतिकुर रहमान साहब, जो लगातार वहां से हमले की खबरें आ रही हैं? क्योंकि शेख हसीना को हटाना था, शेख हसीना हट गई, अब जाकर क्यों वहां पर हमले हो रहे हैं? अतिकुर रहमान साहब जी। धन्यवाद लाल सिंह जी, स्वागत। लाल सिंह जी, सीधी सी बात यह है कि आपका जो सवाल है बहुत जायज सवाल है जी, कि आखिर सत्ता पलटने के बाद भी हमले हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर क्यों वहां पर रुक नहीं रहे। हम सब जानते हैं कि कट्टरवादी फोर्सेस वहां पर हमेशा से अपनी ताकत जुटाती रही हैं। वहां की पहले की सरकार ने उनको कंट्रोल में रखा था, उससे पहले की सरकार ने उनको किसी तरह से अपनी रक्षा दी हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से हसीना जी से ताल्लुकात रखते थे, जाते थे, आते थे। ऐसे कुछ कदम उठाने जाने चाहिए थे, शायद वहां पर भी कुछ कमी रह गई कि उनकी सुरक्षा में। और हम क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठ गए? हमने क्यों हमेशा सोच लिया कि ऐसी सरकार हमेशा से रहेगी और हमारे हिंदू भाई हमेशा से वहां पर सुरक्षित रहेंगे? कुछ वहां पर ऐसे प्रोटोकॉल्स हमको बनाने चाहिए थे कि ऐसी परिस्थितियों में उनकी सिक्योरिटी का क्या। ठीक है। जो जमात इस्लामी वहां पर है, हम जानते हैं कि कट्टरवादी सोच रखती है, आईसिस से भी उनको हमेशा से मदद मिलती रहती है जी। क्यों हमने ऐसे कदम उठाए नहीं पहले और अब क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? हमारी सरकार क्यों इस तरह से? ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार को समय रहते जो कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया। आपका, मुझे लगता है लब्बो लुआब आपके सवालों का यही है ना जी? और भी बहुत सारी बातें इसके अंदर है लाल सिंह जी। हमको एक तरफा तरीके से इसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है। दूसरा अहम पहलू यह है, देखिए, क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, नाजुक मामला है, और सबसे प्राइम हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये बनती है
कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात किसी भी हद तक के खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसकी तरफ हमारी सरकार भी कदम उठा रही है। ठीक है। इस आपकी मौजू बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आपके पास और मैं आऊंगा इसको विस्तार देने के लिए, लेकिन यही सवाल लेकर के मैं समीर चौगांवकर जी आपके पास आ रहा हूं। आज वहां पर मुक्ति वाहिनी का जो वहां पर प्रतीक था, मुक्ति वाहिनी का जो वहां पर शहीद स्मारक था, उसको भी आज खंडित कर दिया गया। समीर चौगांवकर जी, आखिर ये सवाल तो उठ रहा है कि क्यों नहीं रुक रहे हैं हमले? क्या जितना इंटरनेशनल प्रेशर, जितना दुनिया का दबाव, दुनिया के बड़े देशों का दबाव होना चाहिए इस चीज को लेकर के, वो अभी तक बांग्लादेश की सरकार पर और वहां के लोगों पर पड़ा नहीं है? लाल सिंह जी, आपने जिक्र करा था कि भारत में कुछ लोग नहीं बोल रहे इसको लेके और हमला क्यों नहीं रुक रहा है। हाँ, तो हमला कैसे रुकेंगे? हिंदुस्तान में तो ऐसे लोग हैं जो ये वहां हमला रोकने की तो बात की दूर की बात है, वो तो ये धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसे हमले शुरू हो जाएंगे, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। जो जिहादी तत्व बांग्लादेश के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं, वही जिहादी तत्व भारत के अंदर इस तरह की कामना कर रहे हैं। उस सोच को सपोर्ट करने वाले लोग कि भारत के अंदर भी इस तरीके से घटनाएं घटेंगी कि देश के अंदर सरकार को रहना मुश्किल हो जाएगा। और राहुल गांधी या कांग्रेस की अगर हम बात करें कि राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी इसलिए नहीं बोल रहे कि वहां हिंदू उनका वोटर नहीं है, यह गलत है। उनका वोटर है। उनका वोटर कौन है? राहुल गांधी का। और राहुल गांधी का वोटर वो है जो वहां पर हिंदुओं पे हमले कर रहा है। वो हिंदुस्तान में राहुल गांधी का वोटर है, वो हिंदुस्तान में ममता बनर्जी का वोटर है, वो हिंदुस्तान में ओवैसी का वोटर है, वो हिंदुस्तान में अखिलेश यादव का वोटर है, वो हिंदुस्तान में तेजस्वी यादव का वोटर है। ठीक है। और इसलिए ये अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो हिंदुस्तान में कट्टर मानसिकता के लोग जो उनका खास तरह का वोट बैंक है वो उन्हें वोट नहीं देगा। इसलिए ये सब चुप बैठे हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमला हो रहा है उसमें भारत के अंदर जो कट्टरपंथी ताकतों को सपोर्ट करने वाले कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं, वो उन्हें मानसिक रूप से ताकत दे रहे हैं कि आप लोग हमला कीजिए, हम आपका हिंदुस्तान के अंदर रखेंगे। चुप्पी भी कई बार बहुत कुछ कहती है और आपने उसी तरफ इशारा किया है समीर चौगांवकर जी। और जो बात आप कह रहे थे उससे जुड़ा हुआ हमारा आज का दूसरा सवाल है। मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। जो दूसरा सवाल आज हमने पूछा है कि क्यों यहां पर विपक्ष के नेताओं में इस तरह की चुप्पी है, उसी का काफ़ी हद तक आपने अपनी बातचीत में उसको रखी है। और क्योंकि आपने राहुल गांधी जी का भी नाम लिया है, कांग्रेस की भी नाम लिया है, तो मैं पहले चलता हूं हरनाम सिंह जी के पास, उसके बाद प्रदीप जी के पास। हरनाम सिंह जी, अभी जैसे समीर जी भी कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार आपसे पूछ रही है कि राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, इन लोगों ने गाजा में कुछ हुआ तो उस पर तो प्रतिक्रिया दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वैसी प्रतिक्रिया वहां के हिंदुओं पर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के क्यों नहीं आ रही है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। इसको अभी समीर जी ने भी यही बात उठाई। हरनाम सिंह जी, देखिए, सबसे पहले तो जो सत्ता पलट हुई है, तख्ता पलट हुआ है वहां पर बांग्लादेश हमारे पड़ोसी मुल्क में, और उसके बाद वहां पर अंतरिम सरकार आई है। हमारा सबसे पहले धैर्य होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो उसमें अमन और अमान शांति आए, सद्भावना बढ़े, ताकि वहां के नागरिकों की सुरक्षा हो। बेशक। दूसरी बात, जहां तक आप बार बार अपने इस कार्यक्रम में कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों के लीडर, विशेष रूप से कांग्रेस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के तमाम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट करके उसी दिन कहा, जयराम रमेश जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं उनका ट्वीट है, फिर राहुल गांधी जी का ट्वीट है, फिर प्रियंका गांधी जी का ट्वीट है, सभी ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा है कि पड़ोसी मुल्क में हिंदू जो अल्पसंख्यक है, बौद्ध जो अल्पसंख्यक है, ईसाई जो अल्पसंख्यक है, तीनों की सुरक्षा सम्मान वहां पर होना चाहिए। ये हमने कैटेगोरी का जो सर्वदलीय बैठक बुलाई उसमें हमने सरकार का समर्थन किया एज प्रतिपक्ष के नाते कि सरकार जो भी कदम उठाए, सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे वार्तालाप करनी चाहिए एम्बेसीज के माध्यम से कि हमारे वहां जो अल्पसंख्यक भाई हैं, नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा सम्मान बना रहे। इसमें विपक्ष पूरा सरकार के साथ खड़ा है। अपने ट्वीट के, अपने एक्स के माध्यम से हम लोग बार बार कह रहे हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं। आप मुझे बताइए, विपक्ष तो हमेशा सही के साथ खड़ा है। हरनाम सिंह जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टोकता हूँ। हरनाम सिंह जी, आपत्ति ये है कि बाकी मामलों पर जैसे कि एकदम खुल करके नाम लेते हैं, यहाँ पर आपके बड़े नेताओं ने एक तो सबसे पहले बधाई तो दी, मोहम्मद यूनुस को बधाई दी,
लेकिन हिंदुओं पर हमले की बात नहीं की, इसलिए बीजेपी को मौका मिला है। नहीं, ये गलत है ना, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए ये ट्वीट है प्रियंका गांधी जी का, मैं पढ़ देता हूं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों की खबरें विचलित करने वाली हैं। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, भाषा या पहचान के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हमले अस्वीकार्य हैं। हमें उम्मीद है बांग्लादेश के जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां पर नवनिर्वाचित सरकार हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की सुरक्षा में सम्मान सुनिश्चित करेगी। राहुल जी ने कांग्रेचुलेशन देने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को कहा कि स्विफ्ट रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलसी द नीड ऑफ द आवर। ऐसे ही हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वी सिंसियर होप द नॉर्मलसी एंड पीस रिटर्न इन बांग्लादेश। ठीक है हरनाम जी, आपके सबने कहा है। मैं पूछता हूं फिर प्रदीप जी, अभी हरनाम जी ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई हाँ, हमारे प्रियंका गांधी जी ने ये लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये लिखा, राहुल गांधी ने ये लिखा, तो फिर सवाल यह है कि बीजेपी और क्या चाहती है कांग्रेस से? आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस पर जो है हिंदुओं पर हो रहे हमले पर खुल करके नहीं बोल रही है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं लाल जी, उन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। 190 घंटे लग गए प्रियंका गांधी वाड्रा को हिंदू शब्द का प्रयोग करने के लिए, जो गाजा पे 10 से ज्यादा बार ट्वीट कर चुकी है। अब राहुल गांधी के ट्वीट को पढ़ते हैं। ये 8 अगस्त 10:55 का ट्वीट है, ठीक है, जिसमें लिखा गया है, कांग्रेचुलेट करते हैं मोहम्मद यूनुस को, अ स्विफ्ट रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलसी इज द नीड ऑफ द आवर। ये कहां लिखा है उन्होंने? जब करा कि आप हिंदू माइनॉरिटी जो वहां पे उन पे हो रहे अपराध को के बारे में संज्ञान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उनको बधाई दी थी, साथ में क्या कहा था कि जो हिंदू माइनॉरिटी है, उस हिंदू माइनॉरिटी पे हो रहे इनजस्टिस का हमने भी इसी ट्वीट का जिक्र किया तो था। यहां पे हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जब देश भर से प्रेशर पड़ता है तो 190 घंटे बाद एक छोटे से मेंशन में हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी इस विचार में विश्वास रखती है कि भाई हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो डेंगू, मलेरिया, एड्स है, उनके साथ ये अलायंस करते हैं, आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल डीएमके के नेताओं ने क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। ये 31 मई 2023 में राहुल गांधी जी का ये सैन फ्रांसिस्को गए थे, क्या बोलते हैं जब देश का अपमान कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल का ट्वीट है, द पुअर एंड पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज फील हेल्पलेस टुडे। ये उन्होंने ट्वीट किया था। तो कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी वेलफेयर में विश्वास रखती है, उनके मैनिफेस्टो के अंदर माइनॉरिटी वेलफेयर की बात है। तो फिर जब बांग्लादेशी हिंदू जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए अलग से कांग्रेस पार्टी ने कहां पीड़ा व्यक्त करी है, ये सवाल उठता है। इनफैक्ट पीड़ा तो छोड़िए, सलमान खुर्शीद के साथ मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हो सकती है। और ये वही सलमान खुर्शीद है जब एंटी सीए राइट्स हो रहे थे, आपको याद होगा दिल्ली के अंदर, वो एक 3 साल की बच्ची से आजादी के नारे लगवा रहे थे। वो अगर वीडियो में आपको सुनाना चाहूं, शाहीन बाग के अंदर, तो वो वीडियो भी मेरे पास में है। और वो ये वीडियो ये रहा, अगर आप सुनना चाहेंगे तो ये रहा सलमान खुर्शीद का वो ये वीडियो, जिसमें 3 साल की बच्ची से नारे लगवा रहे थे। तो जो 3 साल की बच्ची को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करे, जिनके लिए हिंदू माइनॉरिटी नहीं होता, जब हिंदू माइनॉरिटी होता है तो उनसे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये लीपअप होती है और ये झूठ है। आपका ये कहना है कि एक तो देर से इन्होंने किया, आप कह रहे हैं 190 घंटे बाद, प्रेशर होने के बाद, और दूसरी बात आपने ये कही कि जिस तरह से खोल करके बोलना चाहिए उस तरह नहीं। हरनाम सिंह जी का मैं एक छोटा सा काउंटर लेता हूं। हरनाम सिंह जी, आपने प्रदीप जी को सुना, इन्होंने कहा भाई जब बहुत प्रेशर पड़ा तो हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, तो 190 घंटे के बाद जो है आपने इस्तेमाल किया शब्द का, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था उसमें सिर्फ ये कहा था कि बहुत बहुत बधाई और आप जल्दी से वहां पर शांति स्थापित करें, और उन्होंने किसी का हिंदुओं का या अल्पसंख्यकों का नाम नहीं लिया। छोटा सा काउंटर दीजिए। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमारी कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान था, जो हमारे मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड है जयराम रमेश, उन्होंने उसी दिन दिया। उन्होंने लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास पैदा करने के लिए सशक्त कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे सुरक्षा, सम्मान और सद्भावना के माहौल में अपना जीवन व्यतीत करें। अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों तथा पूजा स्थलों पर लक्षित हमलों की खबर से अपनी चिंता व्यक्त करती है कांग्रेस पार्टी। हमने अपना अधिकृत बयान, प्रेस रिलीज जारी की, जो सभी मीडिया में है और सभी अखबारों में भी छपा है। ठीक है, चलिए सरकार को नहीं
नहीं, हम सरकार की प्रदीप भंडारी बैठक में कह चुके हैं। रुकिए प्रदीप भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें लगता है कुछ ये काउंटर करेंगे। प्रदीप जी बताइए। जी, जो पार्टी एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस में है जो एक 12 साल की बच्ची का जब रेप हो जाता है, उस रेपिस्ट को अपनी पार्टी से नहीं हटा सकते, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं मोहित खान की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए, पूरा देश इस वक्त जो है वो बांग्लादेशी हिंदू के साथ में खड़ा है। कितने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने साथ में बांग्लादेशी हिंदुओं से स्वर में लाके बात करी? एक लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए 190 घंटे बाद एक ट्वीट में प्रियंका वाड्रा जो 10 बार से ज्यादा गाजा की बात करता है, फ्रेंडली नेबर इजराइल को वो अग्रेसर कहने की बात कर रहे हैं। आगे जरूर ये सवाल पूछूंगा, और आगे कुछ और भी सवाल हैं, कुछ और भी सवाल उनके ऊपर भी है जो सामाजिक न्याय पर हमेशा जो है। एक और झूठ बोला, मैं माफी चाहूंगा आपको, एक सेकंड। इन्होंने जयराम रमेश इन्होंने जयराम रमेश का भी ट्वीट जो है झूठा ट्वीट करा। इसमें कहीं नहीं लिखा है हिंदू शब्द। 10 अगस्त 2024 का ट्वीट है ये, 7:13 का ट्वीट है। मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़िए, सुनिए। ये वापस से कौन है झूठ बोला? While noting that there have been influential voices within the Bangladesh calling for preservation of the country's multi-religious heritage, the Indian National Congress expresses concern at reports of targeted attack on minorities। तो हिंदू शब्द ये प्रयोग ही नहीं होता है, क्योंकि हिंदू हरनाम सिंह जी आपका काउंटर में लूंगा, आपका काउंटर लूंगा। अभी मुझे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद लौट करके आपका काउंटर भी लूंगा और बाकी सवाल भी पूछूंगा। जो बड़े सवाल हैं 5 की पंचायत में, आज जो 5 प्रश्न हम पूछ रहे हैं, कुछ और बड़े सवाल पूछेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। 605 बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और 5 की पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदुओं पर हमले जो बांग्लादेश में जारी हैं अभी भी, उस पर इस तरह के चुप्पे क्यों है? क्या यहां से जिस तरह की आवाज जानी चाहिए वो आवाज नहीं जा रही है? इस समय हमारे साथ हमारे 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं इस समय सबसे पहले हरनाम सिंह जी कुछ काउंटर करना चाहते थे ब्रेक पर जाने से पहले। मैं हरनाम सिंह जी का, कांग्रेस प्रवक्ता का काउंटर लेता हूं। हरनाम सिंह जी, आप बोलना चाहते थे? मेरे साथी भंडारी जी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक जो हमने उसमें ऐड किया अपनी प्रेस रिलीज में कि अल्पसंख्यकों का वहां सुरक्षा सम्मान काबिज होना चाहिए, तो वहां अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं, वहां अल्पसंख्यक ईसाई हैं और बौद्ध ही हैं। हाँ। स्पेसिफिक एक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नहीं या टीवी स्टूडियो नहीं, मेरा सवाल है, मैं यहाँ पे लालजी, जब माइनॉरिटीज हिंदू नहीं होता, कोई दूसरे धर्म का होता है, तो उसको धर्म के आधार पर उत्पीड़न की बात करते हैं। स्पेसिफिकली मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करते हैं। तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर SCs का हक छीन के मुसलमानों को देने की बात करते हैं, और जब हिंदू माइनॉरिटी में तो हिंदू शब्द प्रयोग करने में आपकी यही आपत्ति है? आपकी यही आपत्ति है कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप वहां के माइनॉरिटीज के सुरक्षा का ख्याल रखिए। हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसमें जितनी जल्दी हम रख रहे हैं, हम रख रहे हैं, हम बिल्कुल वो प्रयास कर रहे हैं, टीवी स्टूडियो हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। आप घबराइए मत। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटता हूं, आप दोनों के पास लौटूंगा, आपके जैसे आप दोनों के पास लौटूंगा। फैलाया और एंटीजुम नहीं फैलाया। प्रदीप जी, हरनाम जी, आप दोनों के पास मैं लौटूंगा। इस समय समीर जी के पास मैं चलता हूं। समीर जी के पास चलता हूं, और साथ ही आज का जो तीसरा सवाल है उस तरफ ले चलता हूं। आज का तीसरा सवाल यह है कि बात तो ये हो रही है, हरनाम जी कह रहे हैं कि हाँ हम बोल तो रहे हैं, प्रदीप जी कह रहे हैं नहीं बोल तो रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं हिंदुओं का, उस तरह से नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक और गंभीर सवाल है कि इस बीच में जब बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, यह मामला सबसे ज्यादा
चर्चा में है। इसी समय हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, एक क्या इसे दूसरी रिपोर्ट कही है, क्योंकि एक रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है और उस रिपोर्ट पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है। शॉर्ट सेलिंग से किस तरह से हिंडनबर्ग फायदा उठाती है वो अब लगभग जग जाहिर है। तो सवाल समीर जी यही कि हिंडनबर्ग पर जो हल्ला है, क्या वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि जहां बोलना जरूरी है वहां बोलना ना पड़े, वहां हमें बोलना ना पड़े, और ध्यान भटकाने के लिए हिंडनबर्ग पर यह ज्यादा हल्ला हो रहा है क्या? क्योंकि हमने देखा उसकी पहली रिपोर्ट का क्या हश्र हुआ सुप्रीम कोर्ट में। समीर जी देखिए, हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस का एक ही एजेंडा है। जिस एजेंडे पे जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है उसी एजेंडे पे हिंडनबर्ग काम करता है कि किसी भी तरीके से भारत को इकोनॉमिकली वीक किया जाए। भारत की बढ़ती हुई शक्ति, भारत पे बढ़ते हुए आर्थिक साम्राज्य को कुछ बाहर के बैठे हुए लोग स्वीकार नहीं कर पाते, और वो भारत के अंदर बैठे हुए लोगों का सपोर्ट लेकर एक अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं कि हम बाहर से हिंदुस्तान में बम फेंकेंगे, आप उस बम को लेके संसद के अंदर फोड़ना। ये ऐसी घटना घट गई है और सरकार क्या करेगी। देखिए, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट पर अडानी को लेकर इतने आरोप लगाए थे, पूरी जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल, मैं उसी का जिक्र कर रहा था, कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई। उसके बाद सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी के लेकर आप आते हो, उनका बयान आ जाता है, सरकार का उसको लेकर बयान आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि भारत के अंदर के लोगों को विदेशी ताकतों के हाथों से खेलने से बचना चाहिए। और अतीकुर रहमान जी तो यहाँ भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि ये अभी हिंदू पक्ष की बात कर रहे थे कि हिंदुओं को सुरक्षा मिलना चाहिए। क्या हिंदुस्तान का मुस्लिम बौद्धिक वर्ग बांग्लादेश काउंसिल पे जाके प्रदर्शन किया? क्या यहाँ के बौद्धिक मुस्लिम वर्ग ने कहा कि हम मुसलमान पूरे हिंदू समाज के साथ बांग्लादेश समीर जी, क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, समीर जी क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं इस आगे बढ़ने से पहले इस सवाल को लेकर सीधे अतीकुर रहमान जी के पास चलता हूं। अतीकुर रहमान साहब, जो वो सवाल कर रहे हैं कि क्या यहां पर जो हमारे मुस्लिम बिरादरी के भाई हैं, क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो बांग्लादेश की हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के अपनी आवाज को कम से कम यहां बुलंद करें? और जो समीर चौगाकर जी कह रहे हैं कि कम से कम बांग्लादेश एम्बेसी के पास जाकर ही कुछ प्रदर्शन करके आवाज बुलंद करें। जी, विथ रिगार्ड्स टू समीर जी, समीर जी, बहुत सारे सवाल हमारे दिलों में भी हैं, बहुत सारे सवाल आपके भी दिल में हैं, आपने व्यक्त किया। हम जितना चाहे इसको मुद्दे को ज्वलित बना सकते हैं और जितना चाहे जिम्मेदारी से बात कर सकते हैं। यहां पर अगर आप सवाल कर रहे हैं कि भाई किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बांग्लादेश एम्बेसी के सामने जाके प्रोटेस्ट किया, तो सवाल फिर मैं भी थोड़ा सा फ्रेम करना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि ये किसी तरह से भी ज्वलित ना बने। हमने देखा पिछले 15-20 दिनों में आउटसाइडर्स को लेके ब्रिटेन में हंगामा हुआ। वहां की पब्लिक के कुछ लोग, कुछ हजार लोग सड़कों पे आए कि भाई माइग्रेंट्स को निकाला जाए। ठीक है। उसके एवज में हमने देखा उससे डबल मेजोरिटी माइग्रेंट्स के फेवर में भी आ गई। वहां के 15-20 दिन 25 दिन शायद हुए हैं, वहां के प्रधानमंत्री ने माइग्रेंट्स के फेवर में बयान दिए। ठीक है। और कहा कि भाई नहीं, ब्रिटेन एक ऐसा प्लूरल डेमोक्रेसी है जहां पर इस किस्म की माइग्रेंट्स के अगेंस्ट में, क्योंकि माइग्रेंट्स को भी वो ह्यूमन बीइंग समझते हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। यानी कि अगर मैं सही समझ रहा हूं अतीकुर रहमान साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ब्रिटेन में जो अप्रवासियों वाला मामला था उसमें क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको साथ नहीं मिला, इसीलिए यहां पर बांग्लादेश वाले मामले पर आप साथ नहीं, ये सही समझ रहा हूं क्या? हो सकता है। मैं पॉजिटिव कलर देना चाहूंगा। लाल सिंह जी, मैं थोड़ा पॉजिटिव होना चाहूंगा। जी। क्योंकि समीर जी ने यह सवाल किया, इसीलिए मैं इस 2 पॉइंट रख रहा हूं सिर्फ आपके सामने, आधे मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का आपको हवाला दिया, अब आइए बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। जब हम आवाज उठा रहे हैं लाल सिंह जी कि हिंदू माइनॉरिटीज पे बांग्लादेश में हमला हो रहा है, उसके साथ साथ में हमको ये भी फैक्ट सामने लाना पड़ेगा कि मुसलमानों की मस्जिद से लाउड स्पीकर लेकर भी ऐलान हुआ है कि हिंदू भाइयों को आप
जद ना पहुंचाए, ठेस ना पहुंचाए, बिल्कुल मारे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे इनकार नहीं है, इससे इनकार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे एक मिनट मैं यहां पर यह बात कहना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर यह बड़ा चलता है और चलना भी चाहिए, कि यहां पर सुरक्षा की गई, यहां पर उनको कवर दिया गया, बड़ी अच्छी बात है। मैं लेकिन यह कहूंगा कि आपने अगर 10 जगहों पर सुरक्षा देकर के 2 जगहों पर भी हमले किए ना, तो सवाल हमले पर ही बनेगा, क्योंकि 10 जगह पर सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी थी, भले वो जगह 10 क्यों ना हो, लेकिन अगर 2 जगहों पर भी हमले होते हैं, 2 लोगों पर भी हमले होते हैं, तो सवाल उसी पर उठता है। मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर आपकी बात भी वो सही है, कई तस्वीरें ऐसी भी आई हैं। ये इस बात को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए लाल सिंह जी, समीर जी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि 24 घंटे गुजरे नहीं थे और वहां के प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ने की बात कर रहे थे। क्यों? अगर हिंदू भाइयों पे हमले ना रुके तो उन्होंने वार्निंग दी थी कि मैं पद छोड़ दूंगा। ये बड़ी बात है। अच्छा, ये भी तब हुआ था, ये भी तब हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई देते हुए साफ तौर पर कहा था मोहम्मद यूनुस को कि वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले तुरंत बंद होने चाहिए। तब जाकर के मोहम्मद यूनुस ने ये बात सवाल नहीं कर सकता। समीर जी जो आपका सवाल था उस पर सवाल मैं करूंगा जी, कि हमारे बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए। ठीक है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सुबह शाम हमारे चैनल्स पर, हमारे प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं। ठीक। क्या मोहम्मद यूनुस जैसी आवाज ठीक है आपने किसी एक बीजेपी के प्रवक्ता से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से सुनी थी? ठीक है, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब लेता हूं। प्रदीप जी, सवाल ये है, मैं इस पर आना चाहूंगा कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हल्ला है, क्या आपको लगता है कि इसे एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, कि जहां जिस मुद्दे पर बोलना था उस पर बोलने से बच भी जाएंगे, सरकार पर हमले भी कर देंगे? देखिए, मैं पहले अतिकुर जी का जवाब देना चाहता हूं। आज आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को उठा के देख लीजिए लाल जी, जितना माइनॉरिटीज को बेनिफिशियरी इस सरकार के अंदर है वो यूपीए से कहीं ज्यादा है। मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता, जब वो डिबेट होगी तो मैं हर तथ्य वहां पे प्रेजेंट करूंगा। डेटा मैं आना चाहता हूं हिंडनबर्ग के बारे में। देखिए, मेरे हिसाब से लाल जी, ये राहुल गांधी ने एक फाइनेंशियल सुपारी दी है हिंडनबर्ग को, जिससे कि वो हिंदुस्तान के फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट को डिस्टेबलाइज कर सके। और मैं ये प्रूव करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पेज नंबर 36 क्या कहता है? द लॉस व्हिच हैज बीन सस्टेन्ड by the Indian investor as a result of the volatility caused by the short positions taken by Hindenburg Research and other entities acting in concert with Hindenburg Research should be probed। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हिंडनबर्ग की तहकीकात हो। सेबी ने हिंडनबर्ग को, और कई चीजें तो बाहर आ भी गई हैं, कई चीजें जैसे शॉर्ट सेलिंग से वो फायदा उठाते हैं, ये भी सामने आ गया। ये तो बिल्कुल सामने आ चुका। साफ है कि जो लोगों को 190 घंटे लग गए हिंदू शब्द का प्रयोग करने के लिए बांग्लादेशी माइनॉरिटीज के लिए, वो तुरंत जंप हो गए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे। और क्या कह रहे थे कि हिंदुस्तान के स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को, इन्वेस्टर्स को घबरा जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अपना पैसा बचाना चाहिए। मतलब ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट में पैनिक क्रिएट हो। ये आज के निफ्टी और बीएसई कोई पैनिक क्रिएट नहीं हुआ। यानी आपको लगता है कि हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स ने जवाब दे दिया। मैं पास में प्रेसिडेंट प्रूफ करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने एलआईसी के बारे में भी सेम भावना कही थी। क्या हुआ? एलआईसी के पिछले 1 साल के अंदर 90% शेयर प्राइसेस जंप हुए। उन्होंने एचएएल के बारे में भी यही बात की थी। क्या रिजल्ट है? स्टॉक प्राइसेस टर्नओवर उसका बढ़ा, टर्नओवर भी काफी बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा है, टर्नओवर बढ़ा है। एसबीआई के बारे में भी उन्होंने ये बात की थी, एसबीआई का प्रॉफिट एस्टिमेटेड से ज्यादा हो चुका है। मतलब साफ है कि एक फाइनेंशियल सुपारी देने का प्रयास किया गया था। एसबीआई वाला नैरेटिव फ्लॉप हो गया, इसके बाद एलआईसी वाला नैरेटिव फ्लॉप हो गया, इसके बाद में बचा तो सिर्फ हिंडनबर्ग, जो पहले फ्लॉप हो गया उसको वापस से लाने का यानी आप कह रहे हैं वित्तीय नुकसान पहुंचाने की सुपारी है ना? बिल्कुल। ठीक है, मैं हरनाम जी का पक्ष लेता हूं। हरनाम जी, ये सीधा जो आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तो आप हल्ला इसलिए कह रहे हैं, एक तो उधर से आपको बोलना ना पड़े बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर, और दूसरी बात जो प्रदीप जी कह रहे हैं सीधे कि ये तो आप वित्तीय नुकसान की सुपारी दे रखी है आपने हिंडनबर्ग को। देखिए, आपके पहली बात का तो मैं जवाब दे दूं कि बांग्लादेश पर हम खुलकर स्टैंड ले रहे हैं। सरकार के साथ प्रतिपक्ष खड़ा है। सरकार
जो भी कदम उठाना चाहे हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के लिए, ईसाई भाइयों के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में भी खड़े हैं ना? बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल 100% खड़े हैं सरकार के साथ। सरकार को बिल्कुल उस पर कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात, आप ये कहना चाहिए जो हिंडनबर्ग की बात है उसमें ऐसी एप्रीहेंशन आई है जिसमें कि सेबी चेयरमैन का और अडानी साहब का इनका हाथ आएगा। इसकी एक या तो जेपीसी की जांच हो जाए या सुप्रीम कोर्ट खुद इसको सुओ मोटो ले ले। हम ये चाहते हैं कि देश में दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें लाखों करोड़ों छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा है। आप देखिए कि ये कोई तो इन्वेस्टर्स ने तो अभी जवाब दे दिया, इन्वेस्टर्स ने तो जवाब दे दिया। अभी डेटा जो बता रहे थे कि वहां पर तो कोई असर पड़ नहीं रहा शेयर मार्केट में, क्योंकि इस बार पहली रिपोर्ट का आश्र देखने के बाद इस बार इन्वेस्टर्स बिल्कुल सतर्क हैं कि हिंडनबर्ग को शॉर्ट सेलिंग करके कमाने नहीं देंगे इस बार। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से पूरे देश का जो इकोनॉमी है वो ही बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया, और अडानी साहब के पास तो सारे पोर्ट है, सारे एयरपोर्ट है, सारी रेल है, सारा कोयला है, सारी बिजली है, सारा पानी है। ठीक है, आपकी ऑडियो में हमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं अभी एक ब्रेक ले लेता हूं, तब तक आपकी ऑडियो को दुरुस्त करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से जोड़ करके पंचायत को आगे बढ़ाऊंगा। अभी वक्त है एक और ब्रेक का। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे हैं, लेकिन यहां पर कई लोगों के मुंह खुल नहीं रहे हैं। मुंह खुल रहे हैं तो हिंडनबर्ग पर खुल रहे हैं, मुंह खुल रहे हैं तो उन मुद्दों पर खुल रहे हैं जो बिल्कुल सेटल्ड है। प्रधानमंत्री ने जहां कह दिया है कि SC ST आरक्षण में उपवर्ग पर हमारी सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, वहां पर मुंह खोल रहे हैं। खैर, मैं रुख करता हूं। अभी हरनाम सिंह जी की आवाज़ हमें थोड़ी डिस्टर्ब मिल रही थी, अभी अगर दुरुस्त हो गई हो। हरनाम सिंह जी, आप अपनी बात रख रहे थे, आप बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं बात ये रख रहा था कि जिस तरीके से देश के छोटे छोटे इन्वेस्टर, पहले ही देश में इतनी बेरोजगारी और गुर्बत और महंगाई है, उसके बावजूद छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे इस तरीके से लगे होते हैं, उसकी प्रतिपक्ष जो है चिंता कर रहा है और एक उनकी एप्रीहेंशन है। तो क्यों ना इस पर जांच हो जाए। एक चर्चा और है हरनाम जी, एक चर्चा और है कि एक चर्चा और है कि मैं ऐसे बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जी भी बड़े अच्छे निवेशक हैं, उनकी भी अच्छी कमाई होती है स्टॉक मार्केट से, ये खुद उन्होंने जानकारी भी दी। बुराई, राहुल गांधी किसी बड़े पूंजीपति से तो तनख्वाह नहीं ले रहे, कोई उनसे पैसे तो नहीं ले रहे, निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में। अगर वो स्वाभाविक है, अगर वो अपने खाने का अपना घर चलाने के लिए कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो करनी चाहिए। हर राजनेता को करना चाहिए ऐसा कुछ काम, ना कि किसी और दूसरे हैंकी पैंकी काम में इन्वॉल्व हो। तो इसमें तो कहीं कोई बुराई नहीं है। हमारी एप्रीहेंशन ये है, देश के जो गरीब लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की इन्वेस्टमेंट किया, उनके साथ कहीं इस तरीके का धक्का ना हो, इसकी जांच होनी चाहिए। हमने राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जांच की थी, उसी तरह तो सुमो मोटो ने यह सरकार JPC बनाए और उसकी पूरी जांच करे, इसमें कौन सी बुराई है। ठीक है, अगले सवाल पर हम बढ़े, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी कुछ देखिए। जो नेशनल हेराल्ड के केस में खुद जमानत पे बाहर है, वो हैंकी पैंकी की बात ना करे, वो हैंकी पैंकी करप्शन में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। और जो अडानी चिल्लाते हैं, उनके पूर्व के मुख्यमंत्री, हर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली होता है इन सभी बिजनेस समूह को दिया जाता है। ये रहा राहुल गांधी जी का इलेक्शन एफिडेविट। इन्होंने 40% जो इनका पूरा डिक्लेयर्ड एसेट है वो हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट के अंदर है। ये म्यूचुअल फंड में 3.8 करोड़ रुपीस का रखते हैं, गोल्ड बॉन्ड में 15 लाख रखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आज जितनी भी इंडियन स्टॉक मार्केट ने वॉलेटिलिटी को रिजेक्ट कर दिया है, तो खुद ये कंपनियों में पैसा डाले, उससे पैसा कमाए, और हमारे इन्वेस्टर्स जब पैसा कमाए, स्मॉल एंड मिडिल इन्वेस्टर्स करें, तो उनमें पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करें। मैं बार में वापस से कहूंगा, ये एक फाइनेंशियल सुपारी दी गई है हिंडनबर्ग, जो डिस्क्रेडिटेड है। यूएस जज के मैं कोट्स कर सकता हूं कि इनने जिस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया वो सब डिस्क्रेडिट हुआ है। मेरी बड़ी बात कंपनी की नहीं, बड़ी बात है क्या हिंडनबर्ग को फाइनेंशियल सुपारी कांग्रेस पार्टी ने दी, क्योंकि हिंडनबर्ग में ये सवाल हमने पूछ लिया। अब मैं जरा अगले सवाल पर बढ़ता हूं, और आज 5 की पंचायत में जो हमारा अगला सवाल है वो ये है कि चुप्पी तो है ही, लेकिन दलित उत्पीड़न पर भी, जो दलित हिंदुओं का उत्पीड़न है उस पर भी ये चुप्पी क्यों है? और ये सवाल खासतौर पर उनसे जो अक्सर ही सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समीर जी,
ये सवाल कि देखिए कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो वहां पर हम जानते हैं कि करीब करीब 80% से ज्यादा जो जिनका उत्पीड़न हो रहा है बांग्लादेश में, उन हिंदुओं में दलित और पिछड़े समुदाय के हैं। लेकिन उस पर भी उनका मुंह नहीं खुल रहा। मुंह कहां पर खोल रहे हैं? जहां पर कि SC/ST आरक्षण के उपयोग में मामला सेटल्ड है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, हम इस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। समीर जी। लाल जी, आप बांग्लादेश के बारे तो बाद में कीजिए, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या फैजाबाद में जो दलित बेटी के साथ हुआ उस पर किसी ने बोला? क्या अखिलेश यादव ने उस पर ट्वीट किया? क्या उस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया? गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है आपकी। जब देश के अंदर दलित बेटी के लिए कांग्रेस नहीं बोल रही है, तो आप कैसे उम्मीद कर रही है कि बांग्लादेश के अंदर दलितों पे अत्याचार पे कांग्रेस पार्टी बोलेगी? मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए सिर्फ एक वोट बैंक जो उनका समीर जी मैं यहाँ थोड़ा जोड़ दूं, यहाँ पर बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात उन पार्टियों की भी है जो सामाजिक न्याय की अक्सर दुहाई देते हैं। बात उन लोगों की भी है तथाकथित बुद्धिजीवियों की जो सामाजिक न्याय को लेकर अक्सर हो हल्ला करते रहते हैं, उनकी भी बात है, कांग्रेस की भी बात है। समीर जी, देखिए, कांग्रेस का तो एक ही एजेंडा है कि कुछ भी हो जाए मुसलमानों का वोट हमारे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और मुसलमानों का वोट चला जाएगा तो कांग्रेस राजनीति तो आपको लगता है समीर जी, आपको लगता है कि जहां पर भी चुप्पी है, जहां पर भी चुप्पी है और उसके बदले जहां पर कांग्रेस वोकल है, उन सब के पीछे बस यही एक मकसद है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं समीर जी? बिल्कुल, मुसलमानों का वोट, और अब जातिगत सर्वे करवाना, जातियों में तोड़ना और जातियों में समाज को बांटने का राहुल गांधी का घोषित एजेंडा है, सबको पता है। वो बार-बार जातियों की राजनीति की बात करके देश को तोड़ने का मैं हरनाम सिंह जी के पास चलता हूं। हरनाम सिंह जी, हाँ बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जो सवाल पूछा गया कि देखिए, इन्होंने कहा, मैंने पूछा कि भाई बांग्लादेश में ज्यादातर दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने एक बात और जोड़ दी कि वहां की तो छोड़िए, अयोध्या में जो हुआ उस पर कहां इन्होंने कुछ बोला। तो क्यों इस तरह से, क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच है? इस सेलेक्टिव अप्रोच का आरोप लग रहा है। हरनाम सिंह जी, देखिए, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी, RSS की मानसिकता वाले लोग हैं जो रेप को भी किसी एक धर्म, एक जाति, एक प्रांत, एक उससे जोड़ते हो। जब किसी बच्ची के साथ बलात्कार, दुराचार, अनाचार, हाथरस मुझे याद आ गया, हाथरस याद आ गया, हाथरस का कांड हो, चाहे आज ये अयोध्या का कांड हो, इसमें जो भी क्या बोले थे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हमारे तमाम सारे नेता होने, चाहे हमारी प्रदेश की यूनिट हो, अजय राय हो, चाहे देश में हमारे बड़े लीडर्स हो, सबने कहा है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त हाथरस कांड भी एक बच्ची के साथ हुआ था, लेकिन उसमें दलित बच्ची करके पॉलिटिकल टूरिज्म खूब हुआ था कि नहीं हुआ था, बताइए। देखिए, ऐसा है कि हाथरस कांड में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ही सरकार को चेताया था कि वहां पर किस तरीके से ब्रूटली उसको, उसके परिवार को उसकी लाश तक नहीं दी गई थी और रातों रात पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। वो एक ब्रूटल कांड था। उसके बाद भी विपक्ष हमेशा से खड़ा रहा है, चाहे अगर ये समीर भाई जो कह रहे हैं कि रेप के बारे में कह रहे हैं या और दूसरे मामलों में कह रहे हैं, मैं कहता हूं अगर किसी के खिलाफ भी कोई दंगे में कोई आदमी कोई मारा जा रहा है या किसी और के साथ प्रताड़ना या उत्पीड़न हो रहा है, तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, उसके खिलाफ सब एक देश के संविधान यही नहीं हो रहा है, तभी तो सवाल उठ रहे हैं। यही तो नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है सर? आज भी विपक्षी जिम्मेदार रहेगा। बांग्लादेश की सरकार को अगर आंखें दिखानी है तो आंखें दिखाने का काम सरकार करेगी ना, कि अपने हिंदुओं का बचाव करे, अल्पसंख्यकों का बचाव करे, सख्त लहजे में उनसे बात करे। उत्तर प्रदेश में अगर रेप कांड हो गया है तो किसने सरकार के हाथ बांध दिए? योगी आदित्यनाथ जी के। ठीक है, जिसको सजा दिलानी दिलाइए। ठीक है, मैं प्रदीप जी का पक्ष लूंगा, मैं अतीकुर रहमान साहब के पास भी जाऊंगा, आप लोगों के पास भी आऊंगा। एक और छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट करके फिर इस पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज 5 की पंचायत में हम खास तौर पर पंचायत कर रहे हैं कि क्यों चुनिंदा तौर पर आवाज उठाई जाती है और बाकी मामलों पर चुप्पी रहती है, और किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर चुप्पी है, बाकी मुद्दों पर बात हो रही है। हमारे साथ इस समय हमारे दो मेहमान जुड़े हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह जी जुड़े हुए हैं। हरनाम सिंह जी ने अपनी बात रखी थी। प्रदीप जी, मैं वही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले भी, वो उनकी भी सुविधा इस बात में है कि SC ST सब कैटेगरी की बात उठाते रहो। भले प्रधानमंत्री ने कह दिया हो कि हम इस पर नहीं बढ़ रहे, सरकार इस पर आगे नहीं जा रही, ये सुप्रीम कोर्ट का मात्र एक ऑब्जर्वेशन था, कोई फैसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए भी सुविधाजनक वही है कि वो उस पर बोलें, लेकिन बांग्लादेश में दलितों और दलित हिंदुओं के उत्पीड़न पर ना बोले। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ रेपिस्ट, जिसपे रेप की धारा के अंदर कार्रवाई हुई, मोहित खान जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत के अंदर है, पर इन्होंने अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया। प्रियंका वाड्रा जो लखीमपुर के ऊपर से लेकर बाकी सब पे बोला करती थी, हाथरस पे बोल रही थी, एक बार ये नहीं बोल पाए कि भाई आरोपी मोहित खान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आरोपी इनके मुस्लिम समाज से आता है, माइनॉरिटी समाज से आता है, और अगर पीड़िता यहां पे दलित समाज से, तो ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये आरोपी का भी धर्म देखते हैं। और आप SC समाज की बात कर रहे हैं, कर्नाटका के अंदर क्या किया? SC समाज का SC दलितों का जो फंड है, उससे इनके नेता लिम्बोर्गिनी गाड़ी खरीद रहे थे, और क्या कहते हैं उठा के अपने विधानसभा के अंदर, नहीं 150-200 करोड़ का स्कैम नहीं, 80-90 करोड़ का स्कैम हुआ। और मैं आपको पास में बताना चाहता हूं, 70 साल तक इन्होंने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के अंदर रखा, जिसके वजह से जो एक दलित महिला को, दलित बच्ची को सरकारी नौकरी तक नहीं मिल सकी। तो 70 सालों तक जिन्होंने दलितों का हक छीना हो, उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं दलित हिंदू या दलितों के बारे में बात करें? ठीक है, मैं हरनाम जी का काउंटर ले लेता हूं। हरनाम जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर मैं अतीकुर रहमान साहब। भारतीय जनता पार्टी खंड खंड में या प्रांत में या भाषा में या बोली में या धर्म में या जातियों में विभाजित करने की बात करती हो। कांग्रेस पार्टी फॉर्मली संविधान में और धर्मनिरपेक्षता में जाति जनगणना और जाति पूछने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। सरेआम टीवी पे झूठ बोल रहे हैं। इनसे पूछिए कि आरोपी अयोध्या की बेटी के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? मैं कह रहा हूं, हरनाम सिंह जी अयोध्या की बेटी के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? अयोध्या की बेटी बेटी नहीं है, अयोध्या की बेटी दलित बेटी नहीं है, क्यों नहीं खड़े हुए? राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए। ठीक है, हरनाम जी की बात आने दीजिए। कौन उसको प्रोटेक्शन दे रहा है? आपकी समाजवादी पार्टी जिससे अलायंस अभी तक पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। नहीं, हो सकता है कि आने वाले उपचुनाव में भी अलायंस करेंगे, शायद आने वाले उपचुनाव में भी शायद वहां अलायंस होगा। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब, आपसे खास तौर पर यह बात कि मैं चाहता हूं कि जो जितनी प्रतिक्रिया जिसने दी, जो कसर रही सो रही, आप जरा ये बताइए कि वहां पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इसको कुछ लोग, मैंने कुछ मौलानाओं के भी देखे हैं रिएक्शन, उनका यह कहना है कि हिंदुओं के पास दो ही विकल्प है, या तो तलवार उठाओ या इस्लाम कबूल करो। ये कैसा इंटरप्रिटेशन है अतीकुर रहमान साहब? जी, लाल सिंह जी, एज ए रिसर्चर और इस्लामिक स्टडीज में उन तत्वों को बताना चाहूंगा कि अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता है। ठीक, कोई भी फोर्स इस्तेमाल करना, किसी तरह का धमकाना, डराना या कोई लालच देकर कोई इस्लाम कबूल कराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह इन चीजों को पसंद नहीं करता है, बल्कि ह्यूमैनिटी के ऊपर जोर दिया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कुरान के अंदर। छोटा सा एक इस्मा कॉन्सेप्ट है। इस्मा का मतलब ये होता है कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है इंडिविजुअल्स की, वो बेसिक इंडिविजुअल राइट्स को आप रौन नहीं सकते। उसमें प्राइमरी राइट बनती है राइट टू लाइफ, जी, जो किसी शख्स को भी, किसी मुसलमान को भी इख्तियार नहीं बनता है कि वो किसी की जान लेने की कोशिश करे। दूसरा अहम पहलू यहां पर यह है लाल सिंह जी, क्योंकि हमारे कांग्रेस और बीजेपी के भी यहां पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्योंकि हम आम जो हिंदुस्तानी है उनका सीना फूल जाता है बिल्कुल ये देखकर कि किस तरह से मोदी जी और राहुल जी एक साथ बैठे हुए थे। मैं यही कह रहा था अतीकुर रहमान साहब, मैं ये कह रहा था आज के पंचायत का मकसद भी यही था कि एक आवाज यहां से जाए, और वो आवाज ऐसी जाए जिसका असर बांग्लादेश में हो और वहां पर हिंदुओं पर हमले तुरंत रुकें, और उस आवाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम ये भी पूछ रहे थे कि आखिर हिंदुओं को लेकर के इस तरह की कोताही क्यों देखी जाती है जो नहीं होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा
कि इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, उसके बावजूद लोग इस्लाम का नाम लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतिकुर रहमान साहब जुड़ने के लिए, प्रदीप भंडारी जी आपका भी जुड़ने के लिए, और हरनाम सिंह जी आपका भी इस पंचायत में जुड़ने के लिए। तो आज 5 की पंचायत में हमने खास तौर पर बात की कि बांग्लादेश में जो हमले नहीं रुक रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे हैं और वो किस तरह से रुकेंगे, और इसमें भारत में हम सभी का एक भारतीय के तौर पर, एक इंसान के तौर पर क्या फर्ज है, उसमें कहीं कोताही है तो उस कोताही को दूर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की 5 की पंचायत में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।